देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 543 में से 486 सीटों पर मतदान खत्म है। 486 सीटें लॉक्ड है और साथ ही साथ मोदी की किस्मत भी। 4 जून के नतीजे में किसने बाजी मारी है यह भी लॉक हो गया है। आखिरी पारी की 57 सीटें तो आखिरी ओवर है जिसे बस खेलना है। किन किन राज्य में 7वें चरण में चुनाव है वो मैं आपको बता देती हूँ। बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़। लेकिन नतीजे 7वें चरण से पहले ही ईवीएम में कैद हो गया है। माना जा रहा है कि नतीजे मोदी शाह के पक्ष में नहीं है। सभी बड़े बड़े सैफोलॉजिस्ट, चुनावी विश्लेषक मोदी और शाह से कहां चूक हुई, क्यों चूक हुई, बीजेपी किस तरह से चक्रव्यूह में फंस गई है, इसके बारे में बता रहे हैं अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म में जा करके। तो उनके पास कॉल आ रही है पार्टी ऑफिस से, बीजेपी पार्टी ऑफिस से, कि क्यों वो बीजेपी को कम सीटें दे रहे हैं, वो सीटें बढ़ाएं। यकीन मानिए मोदी शाह रात को चैन से सो नहीं पा रहे हैं। मोदी खुद पीएम उम्मीदवार हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री लड़ने की लड़ाई है और शाह अमित शाह इस पूरे खेल को अंजाम दे रहा है। दोस्तों, अमित शाह से कहां चूक हुई, कहां गलती हुई, इस पर विस्तारित चर्चा करेंगे। साथ में अशोक वानखेड़े से जानेंगे कि क्या आखिरी चरण का चुनाव बस लड़ने के लिए लड़ना है, क्या फाइनल रिजल्ट लॉक हो गया है। जानने की कोशिश करेंगे तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और खास करके भारतीय जनता पार्टी कहां पर विपक्ष के आगे, इंडिया अलायंस के आगे मात खा गई, गोता खा गई, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आखिर तक इस एपिसोड को देखिएगा जरूर। तो चलिए सीधा अशोक वानखेड़े जी का रुख करती हूं। तो वानखेड़े जी, स्वागत है आपका देश नीति के मंच पर फिर एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरू के चरणों में हम देख रहे थे कि एक अंडर करंट था, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज तक कम से कम। लेकिन धीरे धीरे जिसमें हमने देखा कि कई वोट जो है या वोट बैंक जो है वो पूरी तरह से इंडिया अलायंस की तरफ शिफ्ट हो रहा था। बीएसपी से, अगर यूपी की बात की जाए तो बीएसपी से इंडिया अलायंस के पास, बीजेपी से इंडिया अलायंस के पास। लेकिन क्या अंतिम चरण तक आते आते वो मामला ठंडा पड़ गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए 7वां चरण भी, क्योंकि अभी उतना मायने नहीं रखेगा, ऑलरेडी 486 सीटों का मतदान हो चुका है, सारे सीट लॉक हैं, लेकिन 7th फेज में यूपी में अभी भी चुनाव बचा हुआ है। देखिए, यूपी में चुनाव बचा हुआ है। अब ये चुनाव का अंतिम प्रोसेस है, ये आखिरी ओवर बची है मैच की, लेकिन मैच का नतीजा आ चुका है। अब सिंपल मेजोरिटी के लिए मुश्किल पड़ रहा है, उसके लाले पड़ रहे हैं। इसीलिए क्या माइनॉरिटी गवर्नमेंट वो चलाएंगे या 230 240 पे आ रहे तो भी बड़ी पार्टी तो बीजेपी होगी। राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाए, लेकिन जो सरकार बनाने के लिए जाते हैं उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि कल सदन में अपने पास इतना बहुमत चाहिए, जिसको बहुमत कहते हैं, तो बहुमत का जुगाड़ कहां से करेंगे कि पहले आप अल्पसंख्यक की सरकार बना के उसी सरकार को रेटते जाएंगे। तो क्या ये देश आने वाले समय में पार्लियामेंट में हंगामे ही देखेगा? एक अल्पसंख्यक सरकार लगातार सत्ता में बने रहने का 5 साल का रिकॉर्ड भी हो सकता है। विपक्ष को लगातार निष्कासित करते जाइए, बचे हुए लोगों में आप हीरो बनते जाइए। क्या इस मॉडल पे हम जाएंगे? कई सवाल है मन में। वानखेड़े जी, जैसे यशवंत देशमुख है जो सेफोलॉजिस्ट है, संजय कुमार है सीएसडीएस के जो देखते हैं सारी सेफोलॉजिस्ट जो है, कुछ सेफोलॉजिस्ट है जो ये मान रहे हैं कि बीजेपी अपने टिकट वितरण में कुछ ना कुछ बड़ा जो है गड़बड़ यहाँ पर कर दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर डुबाएगा। वहीं पर संजय कुमार ने, सीएसडीएस के जो ओनर है, उनका कहना है कि बीजेपी की बहुमत आना बहुत ही मुश्किल है। क्या आप भी इसी तरह से इस चीज को देख रहे हैं? जबकि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आप पानी लेकर तैयार रहिए, पीना पड़ेगा, उस दिन आपको बहुत बड़ा कुछ होगा जो बीजेपी के पक्ष में जाएगा। संजय जी के साथ भी मैं कई बार पैनल पे बैठा हूं और यशवंत मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं।
बहुत अच्छे मित्र हैं यशवंत। हम मराठी है, एक दूसरे को जानते हैं बहुत अच्छी तरह से और इशारों में समझते हैं चीजें क्या है। कई बार यशवंत जब बड़ा चिढ़ा के सीटें देता है और जब मैं बोलता हूँ कि यशवंत ये स्थिति नहीं है जो तुम कह रहे हो, तब यशवंत हंसते हुए कहते हैं कि मैंने थोड़ी बढ़ा के दी, उसके बावजूद भी पार्टी खुश नहीं है। मुझे गालियां दे रहे हैं कि आपने और ज्यादा देनी चाहिए थी। सेफोलॉजिस्ट, देखिए यशवंत का एक बिजनेस है, सर्वे की कंपनी है बहुत बड़ी, और वो भारत में ही नहीं अमेरिका में भी सर्वे करते हैं। लेकिन यहाँ सर्वे करने के बाद भी मतलब यशवंत को बिजनेस मिला है चैनलों से, लेकिन यशवंत के यदि रूट्स देखा जाए अपने को, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहीं नहीं लगते जो नानाजी देशमुख का स्टेटस संघ या भाजपा में था। नानाजी देशमुख को गुरु मानने वाले अटल जी और अडवाणी जी भी बड़े ओहदे पे रह रहे हैं। यदि इमरजेंसी के बाद सारा विपक्ष लामबंद हुआ, एक हुआ, तो उसमें नानाजी देशमुख का बहुत बड़ा योगदान था। इंदिरा गांधी को सत्ता से उतारने में जो नानाजी देशमुख ने किया, लेकिन शायद नानाजी देशमुख के समझ चुके थे कि आने वाला समय राजनीति का इतना छिछोरापन का है कि उन्होंने राजनीति से संन्यास लेके समाज सेवा शुरू की। उसी नानाजी देशमुख के भतीजे हैं यशवंत देशमुख। तो कई बार यशवंत की मजबूरियां मैं समझ सकता हूं, और यशवंत ने जो अभी कहा कि टिकट गलत दिए, बिल्कुल गलत दिए टिकट, और इसीलिए विद्रोह हुआ। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जहां से आते हैं उस राज्य में विद्रोह हुआ, गुजरात में विद्रोह हुआ टिकटों को लेकर, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार टिकट वितरण में मोदी जी का भी हाथ नहीं था। इस बार सिंगल हैंडेडली जो कुछ भी किया, इस चुनाव की जीत या हार का पूरी जिम्मेदारी, जितना मैं जानता हूं भाजपा को, ये अमित शाह जी की अकेले की होनी चाहिए, मोदी जी की, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं कि जहां मोदी जी चाहते हुए भी नहीं हो पाए। और मैं खुल के बोलता हूं, पूनम महाजन का टिकट मोदी जी चाहते हो जाए, नहीं हुआ, अमित शाह जी नहीं चाहते। तो कई जगह मोदी है तो मुमकिन है इस नाम से आपने गधों को भी टिकट दे दिया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। यदि आपको लगा कि पार्टी है और मोदी जी का नाम है तो कुछ भी चल जाएगा, तो 2024 में वो स्थिति नहीं है, उसका भी वजूद होना चाहिए। आपको सबको विश्वास में लेके, मैंने अदिति जी पहले भी जिक्र किया था कि जब खुशबू ठाकरे अध्यक्ष हुआ करते थे पार्टी के, उस समय की बात मैं कहता हूं कि उनकी अध्यक्षता में पहली बार सरकार बनी बीजेपी की केंद्र में। तब जब लोकसभा के चुनाव होते थे तो बीजेपी के हेडक्वार्टर पे पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, और कांग्रेस के वहां पैर रखने को जगह नहीं होती थी। इतने उम्मीदवार अपने अपने लोगों को लेके लॉबिंग करने, पैसे का खेल, कोई पूजा अर्चना, कोयला बहाने वालों की भीड़ लगी रहती थी जमुना में, कोयला बेचने वालों की भी चांदी हो जाती थी, इधर कोयला बेचा उधर से फिर निकाला जमुना से। लेकिन इसके मायने ये नहीं कि पार्टी सत्ता में थी। पिन ड्रॉप साइलेंस इसलिए होता था कि वहां से उम्मीदवारों का चयन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस में होता था। नीचे से नाम आते थे, ऊपर जिले स्तर पे आते थे, आकलन होता था, राज्य के इकाई से आते थे, केंद्रीय इकाई पे तो सिर्फ लिस्ट आती थी कि ये फाइनल होनी है और वो फाइनल करते थे। कुछ नाम पूरे देश में 10 या 12 कॉन्स्टिट्यूंसी थी कि जहां कुछ फंसी हुई है, वहां मामला ऊपर डिस्कस होता था। तो उम्मीदवार को पता था कि उसको फील्ड में काम करने से टिकट मिलेगा। वर्तमान 2014 के बाद भाजपा इतनी बदल चुकी है कि उनको लगता है ऊपर सेटिंग करने से टिकट मिलेगा, चाहे आप नीचे काम करो ना करो। तो दिल्ली के सारे उम्मीदवार बदल दिए, फिर तिवारी जी को भी बदल देना चाहिए था, उनको नहीं बदला आपने। कई जगह आपने ऐसे लोगों को टिकट दिया जो बाहर से आए हैं।
तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है भुगतना पड़ेगा, बहुत ज्यादा 4 जून के भुगतना नतीजे पड़ेगा। में ये दिखेगा। महाराष्ट्र की मुझे एक बहुत हाई प्रोफाइल सीट है अमरावती, जहां एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस पिछली बार इंडिपेंडेंट लड़ी और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस इसका सबसे समर्थन लेके वो चुनाव जीती। चुनाव जीतने के बाद वो भाजपा ही हो गई और इस बार भाजपा ने टिकट दिया उसको, जबकि पूरे 5 साल जब वो भाजपा ही नहीं हुई थी तो भाजपा के अमरावती स्टेट यूनिट जिला का इकाई ने इतना प्रकोप और प्रताड़ना झेली है उससे कि उसका पूरा पार्टी का पूरा कैडर हुआ गायब हो गया अमरावती से। उन्होंने कहा कि जिसने हमारा जीना हराम कर दिया तो उसको कैसे चुनाव जितवा सकते हैं। अमरावती की सीट जीत सकती थी बीजेपी, लेकिन नहीं, हमने ऊपर से नाम आया, हम हैं तो मुमकिन है। तो ऐसे जो यशवंत ने कहा टिकट बहुत गलत दिए गए और सिंपल मेजोरिटी तक पहुंचना मुश्किल है, ये तो हम सभी कह रहे हैं। संजय जी भी कह रहे हैं, तो संजय जी का भी एक आकलन, सीएसडीएस का आकलन ठीक ठाक ही रहता है। कभी कभी ये भी ऊंधे मुंह गिर जाता है, ये भी मैं जानता हूँ। और अभी तो कोई किसी के आकलन पे गारंटी नहीं दे सकता, मैं भी मेरे आकलन पे गारंटी नहीं देता, क्योंकि चुनाव आयोग नॉन प्लेइंग कैप्टन की तरह बिहेव कर रहा है बीजेपी के लिए। और वानखेड़े जी, इस बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा, बार बार ये बात करी जा रही थी कि संविधान बदलने की ये लड़ाई है, संविधान कहीं ना कहीं बदल ना जाए, इसीलिए दलित वोट जो है, पिछड़ा वोट जो है, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से खिसक गया है। इसमें राजनाथ सिंह का एक बड़ा बयान आया, आज ही आया, कि अगर नेक्स्ट टर्म में हमें सत्ता हासिल होती है तो हम 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करेंगे। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? मुश्किल है, कई राज्यों से एंडोर्स करना पड़ेगा, कई कानून बदलने होंगे। तो बार बार सरकार इसे क्यों पॉप अप करके सामने ला रही है कि हम आएंगे तो एक राष्ट्र एक चुनाव होगा? कुछ तो बताने के लिए चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव होने से क्या होगा, क्या करेंगे? बीच में कोई विधानसभा डिसॉल्व होगी तो क्या नहीं करने देंगे आप? किसी मुख्यमंत्री ने जिसकी मेजोरिटी है, उन्होंने कहा कि हमको डिसॉल्व करना है राज्यसभा विधानसभा, 4 साल बाद डिसॉल्व करना है, तो आप क्या कहोगे? लोगों के लिए संविधान है, लोगों के ऊपर संविधान नहीं। इनका मंसूबा वही है, 1 नेशन 1 इलेक्शन एंड 1 पार्टी। ये रशियन मोड पे लेके जाना चाहते हैं भारत की राजनीतिक व्यवस्था को। कल तो ये कहेंगे कि भाई 20 साल के बाद ही चुनाव होंगे, चुनाव में इतना सारा खर्चा होता है, उस खर्चे में कितने हॉस्पिटल बनेंगे, कितने स्कूल बनेंगे, और जीतना तो मोदी जी को ही है। अब 20 साल तक कोई चुनाव नहीं हो, नया संविधान। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं रिजर्वेशन, मतलब झूठ का पुलिंदा है ये कहते कि मैं रिजर्वेशन खत्म नहीं करने होने दूंगा। लेकिन रिजर्वेशन दे किस लिए रहे हो आप? नौकरियां कहां हैं? मुंबई एयरपोर्ट जब सरकार के पास था तो तब जब भी वहां वांट्स निकलती थी या जब रिक्रूटमेंट होता था तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए, ओबीसी के लिए जगह होती थी। आज अडानी सेठ के गोद में गया है वो। आज अडानी सेठ के रिक्रूटमेंट में है क्या ओबीसी, एसटी, एससी? आप तमाम प्राइवेट सेक्टर को सरकारी चीजें बेच के रिजर्वेशन वैसे ही खत्म कर रहे हैं। आप कहते हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, अभी हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश के मैनिफेस्टो में टीडीपी ने कहा कि 4% मुसलमानों को 4% हम रिजर्वेशन देंगे और हर मस्जिद के लिए 5,000 रुपए पर मंथ का मेंटेनेंस का चार्ज देंगे। और उस घोषणा पत्र पे कमल भी लिखा हुआ है। आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन, मस्जिद के लिए पैसा, और पूरे देश के बाहर आते से आपको एकदम मुसलमानों के प्रति, मस्जिद के प्रति आपकी दुश्मनी बाहर निकलती है, आग उगलना शुरू कर देते हैं। क्या है ये?
आप टीडीपी के साथ गठबंधन तोड़ देते कि मुसलमानों को रिजर्वेशन हम नहीं देंगे। तेजस्वी ने आरोप लगाया तो आप तो गुजरात में मुसलमानों को रिजर्वेशन दे रहे हैं, किसको ज्ञान दे रहे हैं आप? क्या हज जाने वालों के लिए अभी सब्सिडी नहीं मिलती क्या? क्या स्मृति ईरानी जी हज जाके देखने आई थी कि वहां के मुसलमानों की व्यवस्था कैसी है, ठीक है कि नहीं, गलत है? भारतीय मुसलमानों की कोई असुविधा तो नहीं है? मतलब मोदी जी के लिए जैसा जैसा देश वैसा भेष, और उसी हिसाब से देखा जाए बहरूपिया का बेस्ट मॉडल है ये। रोज भेष और रोज विचार बदलते हैं, हर जगह के हिसाब से बात होती है। यदि यूपी में गंगा मां बुलाती है तो राजस्थान में महाराणा प्रताप की घोड़े की जो मां होती है वो गुजरात की होती है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो 486 सीटों पर 486 सीट जो लॉक हो गए हैं, उसमें हर एक मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जो है बुरी तरह से घिर गई है। और वहां पर अगर कोई है जो मतदाताओं की मनीषा, मतदाताओं की इच्छा जो लॉक हो चुकी है, उसी में भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में। ये 57 अब एक आखिरी प्रोसेस है। मैच का निर्णय हो चुका है, आखिरी ओवर है, वो खेलना जरूरी है क्योंकि क्रिकेट की कानून है। ये 57 का चुनाव होना जरूरी है, लेकिन नतीजा 4 तारीख का क्या आएगा ये लॉक हो चुका है। इस 57 से कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। ये बस आखिरी पारी है जिसे खत्म करना है, 6 बॉल बाकी है जिसे बस खेलना है, नतीजे तय है। नतीजा तय। जी वानखेड़े जी, बहुत बहुत शुक्रिया देश नीति के मंच पर आने के लिए। थैंक यू सो मच सर।